नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद रखा था। उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बंद ना होने देने का पूरा उपक्रम किया था और जहां भी बंद हो रहे थे वहाँ तृणमूल के कार्यकर्ता जा करके दुकानें और बाकी सारे प्रतिष्ठान खुलवा रहे थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी इस बात की धमकी सी दी गई थी कि अगर आप ऑफिस नहीं आइएगा तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी उस जगह से आता है जहाँ पर स्थिति खराब है, वायलेंस की स्थिति है, तो उसकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार अपने आप को साबित करने में कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो जब पूरे इस मामले को ही किसी न किसी तरह से अपना उसकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, तो कर्मचारियों की फिक्र नहीं है। वो जानती है कि कर्मचारियों को बाद में वो रीजनल कार्ड खेल के अपनी तरफ मना लेंगी। वो बंगाली और वर्सेस द रेस्ट करके जो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, और चूँकि पश्चिम बंगाल के लोग उस पर आसानी से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो ये लंबे समय से कर रही है और ये बहुत बढ़िया रणनीति है ममता बनर्जी की। अब इसमें जो आज का जो पूरा घटनाक्रम था, जिस तरह से बंद रहा, उसको सप्रेस किया गया। पुलिस ने कल भी पुलिस बल का प्रयोग किया और उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की राष्ट्रध्वज लेते हुए जो वाटर कैनन था उसका सामना करते हुए दिखाया गया है, जो सिग्नेचर पिक्चर बन गई है इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन है। और ये सरकार के लिए आईना दिखाने जैसी स्थिति है कि सरकार ताकत के दम पर किसी को नहीं दबा सकती, जो पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। अब बीजेपी ने आज के जो उनके साथ हुआ उस पर एक निर्णय लिया है कि वे 7 दिन का लगातार धरना करेंगे। अभी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को करना चाहिए। वो विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी अपने तरफ से लगातार गृह मंत्री से संपर्क में है। आज महामहिम राष्ट्रपति का भी बयान आ गया कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने बहुत दुख जताया और बताया कि दर्दनाक बात हो रहा है। और सरकार ये अपना उन्होंने मंशा जाहिर की और सरकार की असंवेदनशीलता नज़र आ रही है, लगातार नज़र आ रही है। और जिस मसले को या जिस विषय को संवेदनशीलता के साथ, एम्पैथी के साथ टैकल करना चाहिए था, उसको ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल बना दिया, प्रेस्टीज इशू बना दिया। और जिस तरह से वो जो संदीप घोष है, जिस तरह से उसको पैट्रनाइज कर रही थी, उससे लग रहा था कि गड़बड़ हुआ है सरकार के स्तर पर। उसको किसी न किसी तरह से उसके बाद जो तोड़ फोड़ की गई, 7,000 लोगों ने इकट्ठा होकर के एविडेंस टैंपर किया गया। और ये पहले दिन से कहा जा रहा था, जिस दिन से जब ममता बनर्जी ने ये बोला कि जल्दी से इस मामले को पर इन्वेस्टिगेट करो, नहीं तो मामला सीबीआई के पास चला जाएगा। तो वो ये नहीं, मतलब कई बार इशारा होता है कुछ और करने का, लेकिन हुआ ये कि जब ये बात कही गई कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ले लेगी, उसके बाद से ही वहाँ पर अटैक हुआ, हॉस्पिटल की दीवार तोड़ दी गई,
उसके बाद और भी बहुत सारे एविडेंस टेम्पर करने के आरोप लोग लगा रहे हैं। सीबीआई ने भी ये बात कहा है कि एविडेंस वहाँ टेम्पर कर दिए गए हैं, और एविडेंस टेम्पर किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब तृणमूल कांग्रेस के लोग टीवी डिबेट्स में या चर्चाओं में ये कहने लगे हैं कि 15 दिन हो गए सीबीआई कर क्या रही है। वो ये नहीं कहेंगे कि जो टेम्पर हुआ है उससे सारा का सारा एविडेंस चला गया है। अब ये जो मामला है, इसके बाद 7 दिन का प्रोटेस्ट है। आज जो है वो जो तृणमूल कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसका स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस के अवसर पर जिस तरह की भाषा ममता बनर्जी ने इस्तेमाल की है वो अपने आप में स्तब्ध करने वाला है, वो अपने आप में बड़ा भयाक्रांत करने वाला है। जब उन्होंने ये कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो आसाम जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, यूपी जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, उड़ीसा जलेगा और दिल्ली भी जलेगा। हालांकि इस पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने जवाब दिया कि वो आसाम को कैसे धमका सकती हैं, वो आसाम को नहीं धमकाएं। और ये भी सच बात है कि ममता बनर्जी की जो पहुंच या पकड़ वो बंगाल से बाहर कहीं नहीं है। वो त्रिपुरा के अलावा और भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कोशिश कर चुकी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी, गोवा में चुनाव लड़ चुकी, लेकिन वो उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कि उनका कोई विज़न ही नहीं है, उनका कोई नेशनल विज़न ही नहीं है। उनकी सारी की सारी राजनीति बंगला सेंटिमेंट पर है, और वो बंगला सेंटिमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट, ये दो ही उनकी राजनीति की धुरी है। तो वो उनके कारण आसाम या उल्टा ये है कि पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हो रही है उसके कारण देश के बाकी हिस्सों के लोग उद्वेलित हैं। इस बात को लेकर के बीजेपी पर नाराज़गी जता रहे हैं कि अब तक ममता बनर्जी को हटाया क्यों नहीं गया। अब ममता बनर्जी को हटाया क्यों नहीं गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी का जो मेरा अपना जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिलती रही है कि बावजूद इसके कि ममता बनर्जी के रिजीम में पोस्ट पोल वायलेंस होते हैं, प्री पोल वायलेंस होते हैं, महिलाओं पर संदेश खाली जैसी घटना होती है, बीजेपी की मुस्लिम कार्यकर्ता को स्ट्रिप किया जाता है, तालिबानी न्याय दिया जाता है, पब्लिक फ्लॉकिंग की जाती है, उसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है। बीजेपी की जो ऊपर के लोग हैं, उन लोगों से जो मेरी चर्चा या जो मुझे जानकारी मिलती है, वो उनका कहना ये है कि हम राष्ट्रपति शासन लगा करके ममता बनर्जी को सिंपैथी नहीं दिला सकते, सिंपैथी देना नहीं चाहते हैं। हम उनसे स्ट्रीट पर लड़ेंगे, हम उनसे सड़क पर मुकाबला करेंगे, हम उनसे उनके विरोध का जवाब विरोध में देंगे। जो उनकी हम उनसे पॉलिटिकली लड़ेंगे, और ये पॉलिटिकली लड़ने के चक्कर में इतनी चीचा लेजर हो रही है। हालांकि अब जब मेरी बात लोगों से हुई थी तब, और उसमें बहुत समय निकल गया है, इतना विभत्स स्वरूप नहीं था सरकार का। तो अब राष्ट्रपति जी ने भी बोल दिया है कि वहाँ पर जो हो रहा है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन वाला मसला है ना, इस पे दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता वाली स्थिति है। बीजेपी जानती है कि इस मामले में जैसे ही वो राष्ट्रपति शासन लागू करेगी तो अभी जितने भी विपक्षी नेता हैं जो इस मामले में जिन्होंने जो एक मौखिक सेवा होती है, जो एक कोरम होता है, वो पूरा कर लिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे डीएमके हो, चाहे और कोई राजनीतिक दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो,
इन सब ने अपना एक जो फॉर्मेलिटी है वो कर दी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने चुप्पी साध के रखी है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा ये इतना एग्रेसिव हो जाएंगे, जो अभी सड़क पर लोग दिख रहे हैं ये पूरे देश में ये सड़कों पर आ जाएंगे, इसलिए कि इनको मोदी को हटाना है, मोदी को गिराना है। एक बात ये हो गया। दूसरा ये कि जैसे ये मामला अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो तुरंत मामला अदालत में जाएगा। अदालत में जाने के बाद फिर अदालत में जो होता है उस पर मेरी कहने की कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन अदालत जिस तरह के फैसले देती है उससे या जिस तरह से लोग खड़े होते हैं, जैसे कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले में किस तरह से ममता बनर्जी को पर कोई बहुत हार्श कमेंट करने से बचा दिया ममता बनर्जी को, तो क्या ऐसा लगता है कि अगर सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करा देती है तो ये सारे लोग, अभी तो 21 लोग अदालत में खड़े हुए थे, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 42 लोग खड़े हो जाएंगे और उस सारा पैसा जो है 42 लोगों का वो पश्चिम बंगाल की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो दिया जाएगा। और आप एक ने तो अपना रेट लिस्ट बता ही दिया है कि वो इतना कमाते हैं, कितना कमाते हैं, तो दूसरे का भी रेट लिस्ट आप समझ लीजिए कि वो कितना पैसा लेकर के हाजिर होते हैं, और अगर 21 लोग खड़े हैं तो किसको किसको कितना मिलता होगा। तो ये एक बड़ी स्थिति है जो लगता है कि सरकार को हिचकिचाहट होती है इस बात को लेकर के। और अब तो इनके पास वैसी मेजॉरिटी भी नहीं रही है, इसमें इनके पास 240 सीट है, शायद 272 होती, तो ये हिम्मत भी जुटा पाते कि अगर कोई एडवर्स कमेंट राष्ट्रपति शासन का कोर्ट का आएगा तो उससे भी निपट लेंगे। अब ये अलग बात है कि इन्होंने एकमात्र, उसका मैं कारण बता दे रहा हूँ, कि इन्होंने एकमात्र प्रेसिडेंट रूल लगाया अब तक उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया गया था। हाँ, उसके 46 दिन बाद ही फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बहाल हो गई। ये 2016 में हुआ था, मतलब 14 में सरकार में आए थे बीजेपी वाले मोदी जी, और 16 में ये हुआ था जब हरीश रावत की सरकार गई थी। 46 दिन बाद उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। ये अलग बात है कि हरीश रावत इन सब के बावजूद अपना विधानसभा का चुनाव तुरंत ही हार गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि साल भर बाद हारे थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम दिन ध्यान नहीं है, लेकिन वो 6 महीने का भी दिन नहीं था, महीने या 2 महीने का मसला था या इस तरह का, कि वो चुनाव अपना हार गए वहाँ पर बीजेपी। तो अभी अगर इसको इलेक्टोरली बीजेपी को निपटना है तो इलेक्टोरली निपटे, प्रशासन के स्तर पर निपटना है तो प्रशासन के स्तर पर निपटे, लेकिन ये स्थितियां वहाँ पर खराब होती जा रही हैं। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलियां चली। अब आप ये समझिए कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जब पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर हो कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, हाई अलर्ट हो रहा हो, उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर गोली चलाई गई। अब आप पुलिस का हाल समझ लीजिए। और कल जिस तरह से जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, कल जिस तरह से पुलिस प्रोएक्टिव थी, लोगों को पीट रही थी, लोगों पर वाटर कैनन चला रही थी, तो आप देखिए कि किस तरह का दोहरा मापदंड है और दोहरी शासन व्यवस्था के तहत ममता बनर्जी काम कर रही हैं। और धमकाना तो उनका रोज का काम है। पहले दिन वो विरोध में निकल गई जब मार्च कर दिया, जब वहाँ पर विरोध बाकी लोग कर रहे थे। आज वो उनकी पार्टी इस विरोध पश्चिम बंगाल या बंद को ना होने देने के लिए सड़क पर आ गए थे। ये रूलिंग पार्टी ऐसा करता है, ये मुझे अपने आप में अजब वो लगता है किस तरह का है। और मुझे ममता बनर्जी की राजनीति पर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि वो किस तरह की राजनीति करती हैं। मैं अपने यंग डेज में बड़ा
एडमायर करता था कि एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो कम से कम जो महिलाओं की सुरक्षा और इन सब को लेकर के बड़ी जागरूक हैं, लेकिन उन्होंने तो सबसे ज़्यादा इस मामले को वो किया है। ये पावर ने उनको इस तरह से बना दिया या वो अंदर से ही ऐसी थी और अब रिफ्लेक्ट होने लगा है, तो ये अलग बात है। इसके अलावा जो आरजी कार कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनको लगातार वो पहले वहाँ से हटा करके एक दूसरे मेडिकल कॉलेज की, फिर उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री में अपने मंत्रालय में उनको एएसडी बनाया। उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनका जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया संदीप घोष का। तो अब उनके लिए एक मुश्किल आने वाली बात है। लेकिन मुझे अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये करना है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जब विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार काम करती है, उसमें आग का घी प्रशासन डाल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।